हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री की अर्थात रसायन विज्ञान की बेसिक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या सीखने वाले हैं। तो हम इसमें सीखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है और इसकी खोज के बारे में, इसके कौन कौन से प्रकार हैं और इसके कौन कौन से जनक है। इन सबको हम बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास में। तो रसायन विज्ञान क्या है? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान में हम देखते हैं कि पदार्थ पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ तो सब लोग जानते हैं, जिसमें वजन हो तथा जो स्थान घेरता हो तथा जिसका हम अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सके, वो सब पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। पदार्थ के मूल लक्षण ही होता है पदार्थ का द्रव्यमान और स्थान घेरना। तो किसी भी वस्तु में अगर वजन है तो हम कह सकते हैं वो पदार्थ है। तो ये तो देख सकते हैं कि पूरी दुनिया ही क्या है, पदार्थ ही पदार्थ नजर आ रहा है। बहुत कुछ रेयर कंडीशन में कुछ वस्तुएं पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे कि जो पदार्थ नहीं है। अधिकतर बहुत सी चीजें पदार्थ हैं। तो पदार्थ नहीं की श्रेणी में जैसे हमारा अपवाद में चलता कि प्रकाश पदार्थ है कि नहीं, तो पदार्थ है भी और नहीं भी। तो है तो उसमें हम देखते हैं रेयर में जाते हैं उसके कणों के बारे में पढ़ते, इसलिए पदार्थ हो जाता है। अगर और सूक्ष्म में देखें तो पदार्थ नहीं हो जाता कि उसका कोई स्थान घेरने की क्षमता नहीं होती है। तो हम देखेंगे रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान क्या है? तो जो पदार्थ के संरचना, पदार्थ की संरचना। तो पदार्थ की संरचना क्या होता है कि कोई पदार्थ कैसे बना है। तो मान लो कि ये पदार्थ बड़ा सा, आप लोग इसको जानते होंगे, गांव घर में मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माटी का एक ढेला या पुतनी के नाम से जानते हैं। तो इसको अगर हम देखें कि ये कैसे बना है, तो पहले एक छोटा सा कण रहा होगा, धीरे धीरे ये क्या हुआ, बड़ा, और ये बड़ा, और ये धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये बन गया क्या, पदार्थ। तो पदार्थ कैसे बना? तो देखने को मिल रहा, साफ साफ नजर आ कि ये क्या है, छोटा सा कण है, जिसको हम नाम अगर दें तो इसको कह सकते हैं क्या, परमाणु। क्या नाम, परमाणु। इसका मतलब कि पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है जिससे पदार्थ बना है वो क्या है, परमाणु। तो परमाणु से धीरे धीरे मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, पदार्थ। तो पदार्थ की संरचना के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं कि पदार्थ की संरचना क्या है, कैसे पदार्थ बना है। तो परमाणुओं तथा अणुओं के समूह से या परमाणु से मिलकर क्या बना है, पदार्थ, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसके गुण, किसके गुण, पदार्थ। तो पदार्थ एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में पदार्थ ही पदार्थ नजर आता है, चाहे हम जिधर देखें पदार्थ ही पदार्थ। इसीलिए रसायन विज्ञान को हम बोलते हैं पदार्थों का विज्ञान, क्योंकि हम इसमें पदार्थ को ही पढ़ते हैं, पदार्थ को ही खाते हैं, पदार्थ को भी पीते हैं। जैसे ठोस द्रव गैस होते हैं, तो इसी में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, पदार्थों का। इसीलिए रसायन विज्ञान को बोलते हैं पदार्थों का विज्ञान। तो पदार्थ के गुण क्या हैं? तो अगर हम पदार्थ के गुण की बात करें, तो जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ को पहचानते हैं और उसको अलग अलग बांटते हैं, तो उनको बोलते हैं पदार्थ के गुण। तो जैसे उसका रंग हो गया, कि किसी पदार्थ का रंग कैसा है, उसका घनत्व कैसा है, कितना है, या उसकी घुलनशीलता, घुलनशीलता। तो ये क्या है, पदार्थ के गुण। तो हम रसायन विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के गुणों को पढ़ते हैं। और संगठन, संगठन भी किसका पढ़ेंगे, जब इस दुनिया में पदार्थ ही पदार्थ है तो पदार्थ कैसे बना है, इसका संगठन पढ़ेंगे। तो संगठन जैसे हम देखें कि जैसे मान लो ये पानी है, तो पानी कैसे बना है, तो देख रहे हैं इसमें क्या क्या है, एक है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु, इससे मिलकर क्या बना है, जल। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पदार्थ का संगठन कैसा है कि दो तत्वों से मिलकर ये बना हुआ है, इसका मतलब इसका क्या हो गया है, संगठन। उसमें होने वाले परिवर्तन, तो परिवर्तन किस में होगा, जब यहाँ पदार्थ ही है तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन का भी अध्ययन करते हैं कि कोई पदार्थ है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे कोई बर्फ है, तो बर्फ को जब गर्म करते हैं तो द्रव बनता है, तो पदार्थ में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। अगर उसको हम और गर्म करते हैं तो गैस बन गया, पदार्थ में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। तो ठोस द्रव गैस में होने वाले जो परिवर्तन है, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, ये तो हम देख रहे हैं, भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ वही रहता है, इसका रूप रंग बदलता रहता है, किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अगर हम रासायनिक की बात करें तो रासायनिक में क्या होता है कि पदार्थ का रूप रंग बदलने के साथ साथ उसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है। जैसे मान लो पहले दूध है, उसका अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, दूध से दही।
जब दूध से दही बन गया तो उसका पहले का स्वाद, पहले का रंग क्या हो गया, बदल गया। तो उसमें क्या हो गया, नए पदार्थ बन गया। तो इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें हम भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का हम अध्ययन कर पा रहे हैं। ठोस का द्रव में बदलना, बर्फ का द्रव में बदलना भौतिक हो गया, और दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, ये क्या हो गया, रासायनिक। तो हम इस विज्ञान में, रसायन के विज्ञान में, पदार्थों के विज्ञान में, जो जीवन का आधार है, इसमें हम पढ़ते हैं उसमें होने वाले परिवर्तन, किसमें, पदार्थ में। तो ये है रसायन विज्ञान की परिभाषा, जिसमें हम शॉर्टकट देखें तो यही सीखते हैं कि उसकी संरचना कैसी है, उसका गुण क्या है, तथा उसका बनावट कैसा है, उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में। तो ये है रसायन विज्ञान। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति क्या, तो रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है उसके बारे में चर्चा करें तो जरूर नहीं कि अचानक से कूद पड़ा होगा, बहुत समय पहले से इसकी शुरुआत थी, लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। जैसे यहाँ दिया गया, शुरुआत प्राचीन काल में ही मानव की प्रकृति को समझने और पदार्थों को परिवर्तित करने का, और जैसे औषधि निर्माण आदि सब को जानने की कोशिश पहले से लोग कर रहे थे। एक नाम आता है पारस पत्थर, जो एक ऐसा काल्पनिक पत्थर स्टोन होता है जिसको किसी धातु में टच कर देते थे तो सोने की बन जाती थी, ऐसा मिलता है देखने को। तो पहले से लोग कहीं ना कहीं जानते थे कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कैसे बदल रहे हैं, सोने में कैसे बदल गया, और पदार्थों के निष्कर्षण, धातु कर्म, किसी पदार्थ को किस प्रकार से अलग किया जा रहा है, उसके धातु कर्म, और औषधि निर्माण, पहले के लोग ही जड़ी बूटी इन सब के बारे में जानते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति बहुत पहले से है, और ये आपको मिल रहा है प्राचीन काल से ही। प्राचीन भारत, मिस्र, चीन और यूनान में इसके प्रारंभिक रूप रसायन शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं एल्केमी, तो इसमें विकसित हुए हैं। तो ये है रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान का क्या अर्थ है। तो रसायन विज्ञान का क्या अर्थ है, इसको जानते हैं। तो रसायन विज्ञान जो है संस्कृत के एक शब्द जिसका नाम रस, तो रस का मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ या आर्क या पदार्थ का सार, जिसको बोल सकते हैं पदार्थ का निचोड़ या रस। तो ये तो हो गया रस। तो रस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पदार्थ का क्या, तरल या आर्क, तो ये होता है रस का मतलब। आयन का मतलब क्या होता है, विधि या प्रक्रिया, विधि या प्रक्रिया। विधि या प्रक्रिया। तो तरलों को या आर्क को, तरल कहो चाहे आर्क कहो, तो तरल को समझने की जो विधि होती है, समझने की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं, रसायन। तो तरलों को समझने या तरलों को अध्ययन करने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं रसायन। तो ये है रसायन शब्द का अर्थ क्या होता है, संस्कृत शब्द से लिया गया है। रस, रस मतलब होता है किसी भी पदार्थ का निचोड़ या रस या आर्क या काढ़ा कह सकते हो। आयन का मतलब होता है विधि। तो तरलों को पढ़ने की, समझने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं रसायन। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान के जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो जैसे आपको फोटो में दिख रहा है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, एंटोनी लेवाइजियर, इनको बोला जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। इनके बारे में बताया जाता है कि पहले के जो लोग थे वो मानते थे कि जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, फ्लोजिस्टन, क्या निकलता है, फ्लोजिस्टन। और इन्होंने उस बात को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया, और बताया गया इनके द्वारा कि जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसके लिए जरूरी होता ऑक्सीजन। क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। तो कोई भी पदार्थ तभी जलेगा जब ऑक्सीजन होगा, और वो जलने के बाद क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का भी फॉलो करेगा। इन्होंने बताया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, जैसे देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण
का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या बताया गया कि द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि जितना है उसी का हम एक रूप से दूसरे में बदल सकते हैं, बस। तो जैसे इन्होंने बताया और सिद्ध करके दिखाया भी, और इन्होंने उसके बारे में सिद्ध भी किया। जैसे ये है कार्बन एक पदार्थ और ये है ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है, CO2। तो किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या किया गया, दहन किया गया या तो जलाया गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार कि इधर कार्बन का भार कितना 12 और इधर कितना हो जाएगा 16 होता है ऑक्सीजन का, और ये मिला के 2 बार है तो कितना हो जाएगा 32। तो 12 और 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। इधर भी देख लो 12 + 32 बराबर 44। तो साफ साफ इन्होंने प्रूव किया कि क्या है, अपक्रिया के पहले किसी पदार्थ का जितना द्रव्यमान है अपक्रिया होने के बाद भी उतना ही है। इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न, बल्कि एक रूप से दूसरे में बदला गया। कार्बन और ऑक्सीजन का जो भार है वही इधर भी CO2 में है। तो इस प्रकार से देखा गया इनका जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इनके जन्म दिवस के बारे में बताएं तो 26 अगस्त 1743 पेरिस के फ्रांस में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो है 1794 कहाँ, पेरिस में। और इनके बारे में जोसेफ प्राउड द्वारा बताया गया कि जब इनको फांसी दी जा रही थी, इनके बारे में एक कथन है कि अगर एक वैज्ञानिक जा रहे हैं तो ये ऐसा बताया गया था कि ऐसा इनके जैसा दिमाग वाला 100 साल बाद भी नहीं पैदा होगा, ऐसा इनके बारे में कहावत मिलती है। तो ये है हमारे आधुनिक रसायन के जनक। क्यों इनको जनक कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा नियम दिया जो अभी भी लागू हो रहा। किसी भी पदार्थ को हम नष्ट कर सकते हैं या उत्पन्न करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का फॉलो करता है। जितना पहले द्रव्यमान है उतना ही बाद में रहेगा, बल्कि क्या हो रहा है, केवल उसका रूप बदल रहा है, बस। आगे आप देखते हैं रसायन विज्ञान के प्रकार कौन कौन हैं और उसमें जो प्रमुख उनके जनक हैं उसके बारे में। तो जैसे पहले नंबर है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन क्या है, ऐसा रसायन जो जीवों तथा पेड़ पौधों द्वारा जो उत्पन्न रसायन होता है उसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। इसके जनक कौन है, फ्राइडरिच कोहलर। तो इसके जनक हैं। और ये क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसका क्षेत्र क्या है अध्ययन करने का, तो हमने बता दिया कि ऐसा ये क्षेत्र है जिसमें कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जैसे पेड़ पौधे से प्राप्त हुआ या किसी जीव जंतु द्वारा प्राप्त हुआ जो भी पदार्थ मिलता है उसको हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि जीव जंतु द्वारा प्राप्त होता है। चाहे वो फार्मिक अम्ल हो, चाहे एसिटिक अम्ल हो, चाहे मैलिक एसिड हो, चाहे टार्टेरिक एसिड हो, ये सभी जीव जंतु द्वारा प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं जैविक पदार्थ। तो हम कार्बनिक रसायन में कार्बन से बने यौगिकों का खासकर अध्ययन करते हैं, खासकर नहीं पूरी तरह से, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया कार्बनिक रसायन, जिसको हम कक्षा 12 में एक पूरी किताब का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन की। दूसरा है अकार्बनिक रसायन। ऐसा रसायन जिसमें कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों का अध्ययन किया जाए उसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। कार्बन को छोड़ दो, बाकी जितने हमारे तत्व बचते हैं वो सब अकार्बनिक रसायन में आते हैं। इनके जनक कौन है, डिमिट्री मेंडलीव। और इन्होंने क्या बताया, जैसे हम देखते हैं और सारणी देखते हैं कि धातु कौन कौन है, अधातु क्या है, खनिज क्या है, ये सब क्या होते हैं हमारे अकार्बनिक पदार्थ। तो ये अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन इसमें हम करते हैं, कौन से विज्ञान में, अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, तो ये है अगला भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में क्या देखते हैं, कोई अपक्रिया किस प्रकार से हुई है, उसका सिद्धांत क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन के जनक कौन है, जैसे विलियम ओस्टवाल्ड इसके जनक हैं, और इसमें हम रासायनिक प्रक्रियाओं का और ऊर्जा तथा गतिकीय सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। कोई रासायनिक प्रक्रिया है उसका क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, वो अपक्रिया कितने टाइम में होगी, जैसे रासायनिक बल गतिकी एक चैप्टर है 12 में। तो ऐसे जो पाठ होते हैं वो हम पढ़ते हैं किसमें, रासायनिक भौतिक रसायन में। क्या पढ़ते हैं, भौतिक रसायन। अगला नंबर है विश्लेषणात्मक रसायन, जिसको हम बोलते हैं जांच विज्ञान। इसके जनक हैं रॉबर्ट बायल।
रॉबर्ट बायल। इसमें हम क्या सीखते हैं? इसमें सीखते हैं पदार्थों की संरचना। जैसे हम पहले ही बता दिए रसायन विज्ञान की परिभाषा में कि कोई भी पदार्थ कैसे बना है, उसमें कितने तत्व हैं, उसका कितना परसेंटेज क्या है, उन सबको हम देखते हैं रासायनिक संरचना में। उसका संगठन कैसा है, वो पदार्थ कैसे कैसे बना है और उसका संगठन कैसा है, तथा मात्रात्मक विश्लेषण, इसमें हम मात्रात्मक विश्लेषण भी करते हैं। जैसे मोलरता है, ऐसे जो हमारे सवाल होते हैं तो उसमें हम यही निकालते हैं, मात्रात्मक विश्लेषण। अगला है जैव रसायन। जैव रसायन क्या है? ऐसा रसायन जो जीवन की प्रक्रिया के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी जो रसायन होते हैं उनको बोलते हैं जैव रसायन। जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या होते हैं? जैव रसायन। इनके जो जनक हैं वो कौन है? कार्ल न्यूबर्ग। और इसमें हम क्या सीखते हैं? जीवित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। जीवित कोशिकाओं में होने वाली जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे हमने बताया है कि जीवन के लिए सबसे जरूरी जो पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब जीवन के लिए बहुत जरूरी पदार्थ, इसमें जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उन सबको हम अध्ययन करते हैं जैव रसायन में, विटामिन वगैरह। अगला है रसायन पर्यावरण। इसके जनक हैं स्वांते अर्हेनियस। इसमें हम क्या सीखते हैं कि पर्यावरण में रासायनिक प्रदूषण और उसके क्या प्रभाव हैं, किस प्रकार से पर्यावरण में रासायनिक चीजों से प्रदूषण फैल रहा है और उससे क्या प्रभाव हो रहा है, उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, उस सबको हम पढ़ते हैं पर्यावरण रसायन में। इसके बाद है नाभिकीय रसायन। तो नाभिकीय रसायन जैसे नाम से ही बता रहा है कि इसके खोज करता है मैरी क्यूरी। और इसमें हम परमाणु, नाभिक और रेडिएक्टिव और नाभिकीय क्रियाएं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं नाभिकीय रसायन में। तो ये हैं कुछ इनके प्रमुख जनक तथा कुछ उनके कार्य क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में कौन सा विज्ञान काम कर रहा है। इसके आगे देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि अभी तक हमने देखा रसायन क्या है, उसकी बुनियादी समझ को, अब हम देखने वाले हैं कि कक्षा 10 में कौन कौन से पार्ट है, कौन से हमको किस प्रकार से लेके जाना है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए आप लोग देखिए उस पार्ट में किस प्रकार है। तो जैसे अध्याय 1, तो अध्याय 1 में क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये पहला अध्याय है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और उसमें हम संतुलित कैसे उसको करने वाले हैं, इसको सीखेंगे। तो जैसे यहाँ मुख्य टॉपिक कौन कौन से? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, इन सबको सीखने वाले हैं। दूसरा है संतुलित समीकरण। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसको हम किस प्रकार से बराबर करते हैं, जिसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। क्योंकि जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसको पूरा करने के बाद क्या हो जाता है? बराबर नहीं रहता, जिसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। जब उसको हम बराबर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मेन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सीखेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी, इन सब अभिक्रियाओं को इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है उपचयन। जैसे हमने बताया उसकी अभिक्रिया के प्रकार में ये भी आता है उपचयन और अपचयन। इनको दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये पहले पार्ट में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको हम अध्ययन करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में। दूसरा अध्याय अम्ल एवं क्षारक एवं लवण। तो इसमें हम देखें एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले अम्ल तथा क्षार, या अम्ल तथा क्षारक के भौतिक रासायनिक गुण को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसका पीएच मान, अम्ल का पीएच मान, क्षार का पीएच मान, और जो हमारा लवण है उसका पीएच मान क्या होता है उसको पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें पढ़ेंगे लवणों का निर्माण और उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके बनाने की विधि तथा उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि कोई साल्ट है, जैसे मान लो कि NaCl, इसका निर्माण किस प्रकार होगा, इसको बनाने की विधि और इसका घरेलू उपयोग क्या है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जैसे CaOCl2, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसको याद करने का तरीका है का ओ कलतु वीर बन रहे थे, तो ये है विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग होता है पानी को शुद्धिकरण में। तो ये इसके बनाने की विधि, इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद है दैनिक जीवन में उदाहरण, अम्ल और क्षार का
कैसे उदाहरण है दैनिक जीवन में, इसको भी सीखेंगे। जैसे अगर देखें अम्ल और क्षार, अगर हमारे पास शरीर में कभी एसिडिटी बढ़ जाती है तो किसका उपयोग करते हैं, क्षार का। तो और दांत का पीएच मान क्या करने के लिए, बढ़ाने तथा घटाने के लिए हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। जैसे अगर अम्ल दांत का पीएच मान क्या हो जाए, घट जाता है तो दांत क्या क्या होता है, क्षरण होने लगता है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, क्षार दंतमंजन का उपयोग करते हैं। तो ये सब दैनिक जीवन में उपयोग है इनके, इनको भी अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट। अब देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या सीखने वाले हैं, ये जितना भी चर्चा हो रही है ये केवल रसायन विज्ञान, अभी हम भौतिक की तरफ नहीं गए, केवल रसायन विज्ञान के टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातु में क्या सीखेंगे, तो धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण, धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण। कोई धातु है उसके भौतिक गुण क्या है, तो भौतिक में देखेंगे तो उसकी में चमक कैसे होती है, वो आघात वर्धनीय होते हैं, तन्यता का गुण होता है, उसका घनत्व क्या होता है। तो इसको पढ़ते हैं हम किस में, भौतिक गुण में। रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे, धातुओं को जब हम अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, क्षार में डालेंगे तो क्या होगा, पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, तो इसको पढ़ेंगे हम रासायनिक गुणधर्म में। अधातुओं के गुण, तो अधातुओं के गुण भी इसमें पढ़ेंगे। जैसे कार्बन एक अधातु है, इसके क्या गुण है, तो कार्बन एक तत्व है जो पूरे जगत में विख्यात है, ऐसा जो पूरा विज्ञान को ही बना दिया है। इसके बारे में, इसके गुण को क्या पढ़ोगे, पूरी विज्ञान ही पढ़ना पड़ता है। कार्बन से मिले तत्वों को जो अध्ययन करते हैं तो होती है कार्बनिक रसायन। तो हम इसमें अधातु गुण पढ़ेंगे। और धातु के निष्कर्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम सीखते हैं कि कोई धातु है वो पृथ्वी के अंदर से निकाली गई है, तो उस प्रकार उसका किस प्रकार से शोधन करेंगे, और इस प्रकार शोधन करने के बाद वो किस प्रकार से हमको शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगी, जिसमें भर्जन, निस्तापन, ये सब सांद्रण की विधियां पढ़ते हैं। इसके बाद संक्षारण एवं रोकथाम। धातुओं का संक्षारण बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम इसमें संक्षारण पढ़ेंगे और उसके रोकथाम को। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु नमी आर्द्रता की उपस्थिति में अम्ल क्षार चक्रिया करके वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं धातुओं का संक्षारण। जैसे लोहे में जंग लगना, तो जो लोहे में जंग लगता है उसको बोलते हैं धातुओं का संक्षारण ही कहते हैं, कि धीरे धीरे उसमें धातु क्या होती है, नष्ट होने लगती है। और उसके रोकथाम को पढ़ेंगे। रोकथाम का मतलब क्या हुआ, उसकी बचाव। तो धातु को पॉलिश करना, यथार्थ लेपन करना, उसमें ग्रीस लगाना, ये सब क्या है, इसका रोकथाम है। तो इन तीसरे अध्याय में हम देख रहे हैं कि धातु और उसके कौन कौन से गुण है और किस प्रकार से उनका बचाव करने वाले धातुओं का, ताकि सुरक्षित रह पाए और आसानी से हम उनको संरक्षित रख पाए, ताकि नष्ट ना होने पाए, नहीं तो धीरे धीरे उसमें जंग लगकर नष्ट हो जाएंगे। अब अगले पार्ट को हम देखते हैं, अध्याय 4, जिसमें हम देखेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कार्बनिक यौगिक। कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बने होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जरूर नहीं केवल कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन मुख्य तत्व है, उसके साथ हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकते हैं, ये उनके अलग जुड़े अतिरिक्त तत्व हो सकते हैं, किंतु कार्बन उसमें मेन तत्व है, तभी तो कहलाएगा कार्बनिक यौगिक। तो हम इसमें पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक, जिसमें हम आईपीसी वगैरह भी पढ़ते हैं। कार्बन की बंधन क्षमता, कार्बन की बंधन क्षमता क्या होती है, तो कार्बन की बंधन क्षमता ये इसका एक मेन गुण होता है कार्बन का। तो जैसे कार्बन की बंधन क्षमता कितनी है, तो ये इसकी बंधन क्षमता जो है चतुसंयोजकता होती है। इसकी कार्बन कितनी संयोजकता, 4 संयोजकता होती है, जिसकी वजह से ये विश्व में सबसे अधिक सूत्र बनाने वाला तत्व कहा जाता है। और इसमें दूसरा है श्रृंखला, इसमें चैन का गुण पाया जाता है, इस तरह से चैन जुड़ती जाती है और सूत्र बनता जाता है। इसीलिए इसकी ये 2 बहुत ही प्रमुख बंधन क्षमता होती है, जिसकी वजह से सूत्र अधिक से अधिक बना पा रहा है, कौन, कार्बन। समजातीय श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तथा उसमें CH2 का अंतर पाया जाता है, उसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। जैसे CH3OH और C2H5OH। तो आप देख रहे होंगे इसमें OH कॉमन है, और इन दोनों में अंतर कितने का होता है, तो इसमें अंतर होता है CH2 का। कितने का अंतर, CH2 का अंतर होता है, तभी ये समजातीय श्रेणी है। इसके बाद ईंधन और दहन। तो कोई भी ईंधन किस प्रकार से दहन होगा, कार्बन, जैसे मान लो कोई भी ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, ये सब ईंधन कार्बन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है, तो उसको भी हम अध्ययन करेंगे। बहुलक एवं अपमार्जक। बहुलक और अपमार्जक क्या है, जिसमें हम देखने वाले साबुन, साबुन का निर्माण तथा मिसेल
मिसेल क्या होता है? जब किसी साबुन को घोला जाता है उसमें एक प्रकार का एक चित्र बनता है जिसको बोलते हैं मिसेल, जिससे साबुन जिससे उसकी सफाई प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है मिसेल बनाने पर। तो इसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं साबुन अपमार्जक में। लास्ट बात करें, देखो ये लास्ट में जो रंग है वो रेड कलर से दिखाया गया है, नजर आ रहा होगा। तो इसको रेड क्यों किया गया है? तो जैसे ये मेन टॉपिक हमारे हैं और अध्याय 5 में हम देखते हैं आवर्त सारणी, जो कि शायद इस टाइम कुछ हेडिंग इसकी कट चुकी हैं, इसलिए हम इसको रेड कर दिए हैं। तो इसमें भले कट गया मगर इन तत्वों को तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना तत्वों को पढ़े हम पूरी केमिस्ट्री को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी है, तत्वों का अध्ययन करना जरूरी है। तो ये है कुछ कक्षा 10 का मेन सिलेबस जो हम देख रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब आते हैं तैयारी के टिप्स, किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करने वाले हैं कक्षा 10 की। तो ये देख रहे हैं एनसीईआरटी को प्राथमिकता दे, जो हमारी किताब होती है एनसीईआरटी उसी को खरीदे, उसी से अध्ययन करें, उसी के सभी प्रश्न वगैरह हल करें, क्योंकि यहीं से पेपर मॉडल बनाए जाते हैं। तो ये दिया गया प्राथमिकता के तौर पर कि इसका ही अभ्यास प्रश्न करें और इसी के उदाहरण हल करें। उदाहरण हल करने का मतलब ये है कि कोई भी प्रश्न है, मान लो कि जैसे कि Mg प्लस O2 बराबर ये बन गया हमारा MgO। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसमें हम अभी बताए कि रासायनिक क्रिया पढ़ेंगे तो कोई ना कोई इसमें सूत्र होंगे, रिएक्शन होंगे, तो इन सबको हम क्या करें, अभ्यास करें, उनको हल करते रहें। और ये MgO कैसे बना है, ये MgO सूत्र कैसे बना है, तो ये यहाँ पर रासायनिक सूत्र याद करने का मतलब उसको समझे कि कैसे सूत्र बनाए जाते हैं। जैसे ये Mg है और ये O है, आपस में यहाँ कैसे जुड़ गए, तो ये प्लस का 2 होता है, ये माइनस का 2 होता है, इसलिए आपस में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, ऐसे मिलान करते हैं, 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया ये MgO। आज जिसको नहीं पता रहेगा वो कहेगा MgO2, जो कि क्या है, गलत। तो ये सब हमको ध्यान में रखना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अभ्यास करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में आता है, 5 नंबर का बहुविकल्पी भी आ जाते हैं। तो ये रासायनिक कोई समीकरण है, जैसे मान लो कि Al प्लस O2 ये बन गया Al2O3, ये हमारा अभिकारक पार्ट है और ये हमारा उत्पाद है। तो कैसे इसको बराबर करते हैं, तो इसका कुछ रूल है, कुछ नियम है, जैसे हम बराबर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों तरफ किसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो जैसे देख रहे हैं एल्युमिनियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर 3, तो सबसे ज्यादा किसकी संख्या दिख रही है, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बराबर करते हैं, तो यहाँ हम 2 लगा दिए, तो क्या हो गया 3 दून 6। अब यहाँ ऑक्सीजन में लगा दिए 3, 3 दून 6, एल्युमिनियम 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 4। अब ये क्या हो गया, बराबर। तो संतुलित करने का नियमित अभ्यास करें ताकि हमारे प्रश्न छूटने न पाए। तो इस प्रकार से अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ परमाणु की अगर संख्या बराबर है तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एक इसका और नाम चलता है, जैसे अभी बताया गया Mg प्लस O2 बराबर बन गया हमारा MgO। तो इसको क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। जो समीकरण बराबर नहीं होता है, संतुलित नहीं होता, उसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। इसके बाद प्रैक्टिकल पर ध्यान दें। तो जो भी रिएक्शन होते हैं, जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, उनको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझे ताकि ये काफी दिन तक वो हमारे दिमाग में रहें, ताकि उसको हमें रटना ना पड़े। जैसे हम इस बोर्ड के माध्यम से कुछ प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो इसको हम ध्यान से पढ़ते चलें। पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनके जो मॉडल टेस्ट है उनको भी सॉल्व करते रहें ताकि हमको पेपर सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये हैं कुछ तैयारी के टिप्स। थैंक यू दोस्तों।